बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका जाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नया महाज़ खोलने और वहाँ सियासी पनाह की साजिश का जब इंकशाफ हुआ तो तब रियासत ने एक्शन किया। और न सिर्फ ये कि इमरान ख़ान बल्कि उसकी जादूगरनी समेत 600 अफराद के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। बिंदियाल फिर से तप गए हैं और वही मुहावरा याद आता है कि तपसी तो ठुस करसी। ये क्या साजिश हुई है। और इमरान ख़ान की जो नई रेट आई है उसका ख़ुलासा यही है कि मुझे मरियम नवाज़ से बचाओ, और इमरान ने PTI का तहफ़्फ़ुज़ करने की ज़िम्मेदारी बिंदियाल साहब पर डाल दी है। और लाहौर के दहशतगर्द को एजाज़ चौधरी को बचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही रवायती जज सदर अयूब जिंदाबाद वाले उनकी कोशिश किस तरह नाकाम हुई ये भी आपके सामने है। और फिर ये है कि एक ख़बर ये भी है कि फवाद चौधरी ने जो पार्टी से वाबस्तगी ख़त्म कर दी है उसके पीछे कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक झगड़ा था जो गालम गलोच तक पहुंच गया था। ये बड़ा दिलचस्प इंकशाफ है। नाज़रीन, इमरान ख़ान ने अमेरिका में सियासी पनाह लेने का फ़ैसला कर लिया था और पिछले 3-4 दिन से बहुत ही राजदारी के साथ उसकी वकील हजरात अमेरिका में ज़ल्मे खलीलज़ाद की लॉबी से रब्ते करते रहे और वहाँ बहुत कुछ तय हो गया था कि अमेरिका इमरान ख़ान एकदम फ्लाई करेगा, अमेरिका पहुँचेगा और वहाँ यहूदी और इंडियन लॉबी से मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा सिफारती महाज़ खड़ा करेगा कि जिसके बाद पाकिस्तान के लिए उनके ख़्याल में मुश्किलात पैदा हो सकती थी। ये काम ऐसी राजदारी से किया गया कि किसी इस्लामाबाद के बाखबर से बाखबर तरीन सहाफ़ी को भी या लाहौर के इसका इल्म नहीं हो सका, बल्कि इसकी हवा तक नहीं लग सकी। लेकिन जैसा कि पता चला कि एजेंसियों के इल्म में हर बात थी, उनके नोटिस में हर बात थी। और इसकी इब्तदाई भिनक जो थी वो पीपल्स पार्टी के एक लीडर कुंदी साहब को पड़ी और उन्होंने ये पेशगोई के अंदाज़ में ख़बर लीक कर दी कि इमरान ख़ान अमेरिका सियासी पनाह हासिल करने वाले हैं। और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने ये जो ख़बर लीक की उनके वो जो मंजूर वसान साहब है उनके अंदाज़ में, तो ये बात उनके इल्म में होगी कि ऐसा फ़ैसला कर लिया गया है, लिहाजा इस ख़बर को लीक करने में कोई हर्ज नहीं। चुनांचे वो ख़बर लीक कर दी, लेकिन वो एक सियासी बयान था, उसका इस फ़ैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं जो बाद अज़ां उठाया गया। ये फ़ैसला भी एक दिन पहले हो चुका था, जिसको फिर कल सुबह नाफिज किया गया। और इमरान कल सुबह तो नहीं, कल दोपहर के वक्त नाफिज किया गया कि इमरान ख़ान वो पिंकी जादूगरनी, ये पिंकी जादूगरनी के नाम से याद आया कि ये जो इसकी ताज़ा तरीन पेशी हुई है नैब की अदालत में, तो वहाँ आपने उसकी वो वीडियो देख ली होगी कि ये एक हाथ से कुछ चीज़ें, कुछ दाने नमा चीज़, कोई मनके या क्या चीज़ें थी वो, यानी एक हाथ से वो अदालत में फेंकती रही और शू शू करती रही। ये शू शू सरकार जो है, अब पता नहीं इसका, अब पिछले 1 साल में तो इसका कोई जादू नहीं चल सका, तो लेकिन ये बाज नहीं आ रही है अपने जादू से। और ये लोग जो कहते हैं कि पीरनी जो है दरअसल ये कोई रूहानी अमल करती है, कोई कुरानी आयात पढ़ती है, इस्तग़फ़ार, ये इस जैसी पलीद और नजस औरत से इस्लाम का क्या वास्ता हो सकता है। ये हकीकत एजेंसियों के इल्म में अलिफ से लेकर ये तक है कि ये काला इल्म करती है और काले इल्म के सारे लवाज़मात ये पूरे करती है जिनका रूहानी अमलियात से कोई ताल्लुक़ नहीं। खून, जानवरों का सर जुदा करना और वो पता नहीं काले माश, ये इनका रूहानी अमलियात से क्या ताल्लुक़ है। बहरहाल इसने वो पड़ी हुई चीज़ें नैब के अंदर जा बजा फेंकी। तो खैर, पिंकी जादूगरनी है, असद कैसर है, वो फ्राडिया, बलूचिस्तान का सबसे बड़ा फ्राडिया कासिम सूरी, उसका नाम भी शामिल है, कुछ 600 के करीब ना। हमाद अज़हर भी है, एक चोर बाप का चोर बेटा। और ये सारे वो लोग हैं जो ना सिर्फ ये कि करप्ट हैं, बल्कि ये ऐसे यानी रज़ील खिसलत वाले आदमी हैं कि इनका अगर बस चले तो ये पाकिस्तान को मलिया मेट करके रख दें। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। लोगों ने इसको समझा है कि ये सिर्फ एक सियासी कार्रवाई है कि ये इन नामों के बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटी स्टेट, एंटी गवर्नमेंट नहीं, एंटी स्टेट सरगर्मियों में मुलव्वस है। मसलन कासिम सूरी के राब्ते ये ड्यूरल लाइन के पार आपके इल्म में है कि ये खाद जो अब ख़त्म हो चुकी है,
उसका एक कायम मकाम इदारा है। लेकिन खाद से मेरी मुराद इसलिए खाद का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो अहलकार जो भारत के साथ राब्ते में थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्म थे, या कासिम सूरी उनका आदमी है और असद कैसर भी उनका आदमी है। पाकिस्तान से इस आदमी का कोई मफाद नहीं है सिवाय इसके कि जहाँ इनकी जायदादें हैं, लेकिन इनका ख्वाब वही है कि पुख्तूनख्वा सूबे को अलग करके अफ़गानिस्तान के साथ जम करना है। टाउट वो एक मुराद सईद वो भी इस लिस्ट में शामिल है। कुल 600 नाम शामिल हैं और ख़बर ये है कि इनकी अक्सरियत को अगले चंद दिनों में, यानी अगर अक्सरियत को नहीं तो इनमें से एक बड़ी तादाद को, यानी 600 नहीं तो 200-250 अफराद इनमें से गिरफ़्तार हो जाएंगे या गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। बाकी जो हैं वो उन पर निगरानी रखी जाएगी और उनकी सरगर्मियों को वाच किया जाएगा और हो सकता है उन पर मुकदमे बनाए जाए या ना बनाए जाएं। लेकिन ये जो कन्फर्म ख़बर है अभी तक वो ये है कि इनमें से 150, 200 या 200 से भी ज़्यादा अफराद, 250 के करीब गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। इनमें से कुछ तो गिरफ़्तार पहले ही हो चुके हैं। तो ये नो फ्लाई लिस्ट में इनका नाम डालना एक बड़ी कार्रवाई है और बड़ी कामयाबी है, इसलिए कि जहाँ तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि इमरान खान ने जहाज़ पर बैठना था, क्योंकि इमरान खान के सहूलतकार हर इदारे में अभी तक मौजूद हैं। और जिसका सबूत आपने ये भी देखा कि परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के लिए जो कोशिशें की जाती रही हैं उनमें पुलिस को किस तरह नाकामी होती है। इसका मतलब ये है कि परवेज़ इलाही को बचाने वाले लोग मौजूद हैं तो इमरान खान को बचाने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो बहरहाल अमेरिका प्लान की इस नाकामी पर सारी कौम को मुबारकबाद हो। दूसरी तरफ वो बिंदियाल साहब का मामला वही हो गया कि तब सीधे ठुस कर सी तप गए हैं साहब एक मरतबा फिर, और एक मरतबा फिर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ उन्होंने तबले जंग बजा दिया है। और इस बार इतला ये है कि वो जो टाउट है, एक बहुत ही बदनाम किस्म का टाउट है जिसको वकला की बरादरी वकील मानने से इनकार करती है, आबद ज़ुबैरी, उसको फ़ोन करके कहा गया कि तुम ये रिट लेकर आओ। रिट का किस्सा क्या है आप सबके नोटिस में है कि वो जो ऑडियो लीक्स के तहकीकात करने के लिए जो अदालती कमीशन बनाया गया है, उसने जिन 4 अफराद को इब्तदाई तौर पर तलब किया था उसमें साकिब नासूर का बेटा और ये आबद टाउट भी शामिल था। तो उस बुनियाद पर कि अपना नाम तुम चैलेंज करो, इसने एक रिट दायर कर दी जिस पर वही रवायती 3 रुकनी खड़पेंच बेंच जो है शोहरा आफाक, उस समेत 2 मज़ीद जज उसमें शामिल करके एक 5 रुकनी बेंच बना दिया गया है। वो 2 रुकन आज़ाद फैसला करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सरियत तो 3 जजों की है इन 5 रुकनी में, तो उन 3 जजों ने क्या फ़ैसला करना है ये साबित है। लेकिन इससे बिंदियाल साहब की नेक नामी जो है माशाल्लाह उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा, क्योंकि ये इस केस में उनकी सास साहिबा जो हैं वो मुलव्वस हैं और उन्होंने पकड़े जाना है, उनकी गिरफ़्तारी होकर रहनी है। तो चीफ़ जस्टिस साहब अपनी सास को बचाने के लिए कोई फ़ैसला कैसे कर सकते हैं, ये अदालती असूलों के और आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। बहरहाल उन्होंने बेंच बना दिया है और इलेक्शन के मसले पर भी वे कोई फ़ैसला देना चाहते हैं, ये जो 3 रुकनी बेंच है। लेकिन ये कोशिशें वही तफसीत ठुस करसी वाली होंगी, क्योंकि रियासत ने जो फ़ैसले कर लिए हैं उन फ़ैसलों को बदलना अब इन माई बाप के बस में नहीं रहा। इलेक्शन नहीं होंगे, इनको पता है। मेरा ख़्याल है, जो मेरी ज़ाती राय है, जो मेरी छठी है, वो ये कहती है कि इन्होंने ये समझ कर कि हमारा जो प्राइमरी मनसूबा था, जो बेसिक गोल था हमारा कि इमरान खान को दोबारा हुकूमत में लाना है हर सूरत में और इलेक्शन 15 सितंबर से पहले कराने हैं, वो मनसूबा तो गर्क हो गया, गर्क फिन्नार हो गया, या कहाँ गर्क हो गया, वो तो गर्क हो गया। अब इन्होंने सोचा है कि अब हमने रियासत को गिरा देना है। तो माशाल्लाह इनकी ये ख्वाहिश जो है, इसकी पूरी होने पर आदमी क्या तबसरा कर सकता है। लेकिन ये है कि इस रगड़े में इनका जो मामला है वो नज़दीक आ जाएगा। और मेरा ख़्याल है कि वो जो कहते हैं ना कि कोई किसी का वार जो है किसी के लिए खैर का बास बन जाता है, तो हो सकता है, बल्कि हो क्या सकता है, अब इम्कान नज़र आ रहा है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिन्होंने सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का ओहदा संभालना है, वो इनकी इन हरकतों के बाइस वक्त से पहले ही चीफ़ जस्टिस ना बन जाए, ये नज़र आ रहा है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इमरान खान ने एक रिट दायर की है, वो बड़ी ही दिलचस्प है। उसके 1-2 फ़िक्र में पढ़कर सुनाता हूँ। उस रिट को यही कहा जा सकता है कि इमरान खान ने PTI की जान बचाने की ज़िम्मेदारी चीफ़ जस्टिस के सुपुर्द कर दी है। इस्तदा की गई है
कि मेरी पार्टी से जो लोग भाग रहे हैं उनके भागने पर पाबंदी लगाई जाए। तो ये बड़ी मज़ा खेज़ किस्म की एक है। उसमें एक फ़िक्रा ये भी है कि चूँकि फ़ौज ने नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से हटाया था, फ़ौज ने, ये उसके अल्फाज हैं कि फ़ौज ने इक़्तिदार से हटाया था, इसलिए अब मरियम नवाज़ बदला लेने के लिए ये सारा कुछ कर रही हैं। क्या सारा कुछ कर रही हैं? ये कर रही हैं कि फ़ौज और मेरे दरमियान गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। अब नाज़रीन आप सोचिए कि पिछले 1 साल से और फिर पिछले चंद 2-3 हफ्तों से फ़ौज के बारे में, आर्मी चीफ़ के बारे में, ISI के चीफ़ के बारे में और डर्टी हैरी के बारे में इमरान खान ने पर्सनली क्या क्या इंटरव्यूज़ नहीं दिए। इसने हाल ही में अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया के 3 मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दिए। उसमें इसने कहा कि एक फ़र्द आर्मी चीफ़ मेरे ख़िलाफ़ है, फिर कहा कि डर्टी हैरी मेरे ख़िलाफ़ है। तो क्या ये तीनों इंटरव्यू मरियम नवाज़ ने दिलवाए थे कि मरियम नवाज़ से मुझे बचाओ? और ये मुतालबा तो कैसा मज़ा का खेज़ है कि मेरी पार्टी से जो लोग भाग रहे हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए। तो है तो ये मज़े का खेज़, लेकिन ये जो 5 रुकनी 3 रुकनी बेंच जो है माशाल्लाह, इनसे किसी भी किस्म के फ़ैसले की उम्मीद की जा सकती है। वो इस रेट पर फ़ैसला कर सकते हैं कि आइंदा PTI का कोई आदमी PTI को छोड़कर नहीं जाएगा, जो छोड़कर जाएगा उस पर तौहीन अदालत का कानून लगेगा। बल्कि वो ये फ़ैसला भी कर सकते हैं कि जो लोग पार्टी को छोड़ गए हैं वो वापस पार्टी में आ जाएं, वरना उनके ख़िलाफ़ पता नहीं किस एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ वो ये फ़ैसला भी दे सकते हैं कि PTI के अलावा तमाम जमातों पर पाबंदी लगाई जाए। जिस ज़हनी सतह पर ये लोग पहुँच चुके हैं, बुखलाहट, खौफ, परेशानी, आपने देख लिया कि चीफ जस्टिस ने तरदीद की कि मैंने तो कोई मर्सिडीज़ नहीं भेजी थी, हालांकि उनके हुक्म पर रजिस्ट्रार ने पुलिस को हुक्म दिया था कि वो मर्सिडीज़ भेजे, जो भी था। तो ये इस तरह की जो यानी एक मज़ा खेज़ किस्म की उनकी हालत जो काबिल रहम है, इस हालत में वो ख़तरनाक वार भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली नुकसान तो इन्हीं का होना है, लेकिन रियासत के लिए एक परेशानी का बास ज़रूर बन जाएगी। नाज़रीन, परेशानी जो है वो ज़ाहिर परेशानी होती है। एक आदमी अगर मसलन किसी मोहल्ले में वाटर सप्लाई टैंकी है, तो उस वाटर सप्लाई का चौकीदार जो है वो पागल हो जाए, वो टैंकी के ऊपर बैठकर उसमें गलाजत, मिट्टी, कीचड़ उठा कर डालना शुरू कर दे, तो पूरे मोहल्ले में एक खौफ, परेशानी और ख़तरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। एक पागल चौकीदार की वजह से, एक पागल चौकीदार की वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल चौकीदार जो है बहुत बड़ी ताकत है, बल्कि इसकी वजह ये है कि एक गलत मुकाम पर एक गलत आदमी जाकर बैठ गया किसी वजह से। तो पाकिस्तान में यही हुआ है कि कुछ पागल जो हैं वो कुछ गलत मुकामात पर, जो अहम मुकामात है, वहाँ जाकर बैठ गए हैं और रियासत पाकिस्तान को ढा देने के अज़म पर वो अमल पैरा हो गए हैं। तो कोई फ़ैसला भी कर सकते हैं। अदलिया की सूरत हाल ये है कि आप देखिए कि किस तरह वो खुल्लम खुल्ला दहशत गर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर का एक नामी गिरामी गुंडा और दहशत गर्द जिसका नाम एजाज़ चौधरी है, उसके बारे में ये सबूत कल परसों सामने आ गए थे कि ज़मान पार्क से दहशत गर्दों को हदायत जिस 6 रुकनी कंट्रोल रूम की तरफ से दी जा रही थी, उनमें सबसे ज़्यादा कालें इस बदनाम गुंडे एजाज़ चौधरी ने की थी। तो इस सब के बावजूद उससे ज़मानत पर रिहा करने का आर्डर कर दिया गया। खैर वो अलग बात है कि इधर उसको ज़मानत पर रिहा किया गया, इधर उसको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। और ये एजाज़ चौधरी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने बचना नहीं है, जिनके लिए सख्त सज़ाएँ मुक़द्दर हैं। इसलिए ये कोई हुकूमत का फ़ैसला नहीं है, ये उनका फ़ैसला है जिनकी इमारतों को, अगरचे वो सारी कौम की इमारतें हैं, लेकिन एक इदारा जाती पोजीशन हुआ करती है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला, पाकिस्तान पर हमला है, पाकिस्तान की रियासत पर हमला है, पाकिस्तान के मुल्क पर हमला है, लेकिन ज़ाहिर है बराह रास्त इफेक्टिव जो है वो सबसे पहले वो इदारा होता है और उस इदारे की फिर मर्ज़ी चलती है पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक कि फ़ौज अपने ऊपर हमलावर होने वालों को बराह रास्त गिरफ्त में ला सकती है। इसकी गुंजाइश है पाकिस्तान के, बल्कि दुनिया भर के कानून में। ज़ाहिर ऐसा तो नहीं होता कि फ़र्ज़ कीजिए अमेरिका की किसी फ़ौजी छावनी पर, किसी फ़ौजी पिकेट पर हमला हो जाए और वो पहले सुप्रीम कोर्ट में रिट करें कि जनाब हम पर हमला हुआ है, हमें इजाज़त दी जाए कि हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। वो तो फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तानी फ़ौज ने तो फिर भी कार्रवाई में बहुत देर कर दी है। तो ये एजाज़ चौधरी नामी गुंडा जो है ये
उन लोगों की फहरिस्त में शामिल है जिन्होंने किसी कीमत किसी सूरत नहीं बचना, क्योंकि ये अच्छा अब इस दौरान ये रिपोर्ट भी सामने आ गई कि अगर लाहौर के तमाम दहशतगर्दी के उस एक्शन को ये 6 रुकनी गुंडों की टीम कंट्रोल कर रही थी, तो 6 अरकान ही पिंडी में GSQ पर हमले को कंट्रोल कर रहे थे। जैसा कि मैंने कहा कि नीचे ग्रोह हैं, फिर ऊपर 6 का चक्कर है, फिर वो 6 जो हैं वो बराह रास्त इमरान खान को जवाबदेह होते हैं और वो बराह रास्त इमरान खान से हिदायत लेते हैं। नाज़रीन, कल मैंने बताया था कि नैब की तहवील में जब ये सरकारी मेहमान बने बिंदियाल के हुक्म पर और उनको तमाम रियायतें दी गई, तो उससे पहले जब ये गिरफ़्तार थे बराह रास्त नैब के हिरासत में था ये इमरान खान, तो उस वक्त उसके पास एक मोबाइल फ़ोन था जिससे वो इन दहशत गर्दों को हदायत दे रहा था। और बाद में इसने सफ़ेद झूठ बोला कि मैं तो गिरफ़्तार था, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा था। तो वो फ़ोन का भी पता चल गया है, वो एक पुलिस अफसर का है। तो वो ये मैंने कल ही बता दिया कि वो फ़ोन जो है वो तहवील में है, और अब वो ये पता चला है कि वो पुलिस अफसर भी तहवील में है और उसकी भी अब ज़ाहिर खैर नहीं, वो भी उन बड़े मुजरिमों में शामिल है जिनकी शामत आने वाली है। नाज़रीन, कल यौम तकरीम शुहदा मनाया गया जिसमें आर्मी चीफ़ ने और साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा ने शिरकत की। तस्वीर जारी की गई और इस तस्वीर पर पूरे सोशल मीडिया में हैरत ज़ाहिर की गई और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों ने लोगों ने इस पर तनकीद की और कहा कि ये वेरी बैड ऑप्टिक्स, इस तरह की बातें की गई। अच्छा, इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी एक तो ये है कि जो साबिक़ा कमान को बुलाया गया था, मेरा ख़्याल है, फ़ौज ने कोई वजाहत नहीं की, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस तरह की तकरीब में जो इमीडिएटली रिटायर हुए होते हैं, सुबकदोश होते हुए, उस कमान को बुलाया जाता है। और अगर ये कोई मैसेज है, अगर कोई ये मैसेज है, सियासी मैसेज, जिस तरह के PTI का सोशल मीडिया इस पर एक तूफ़ान मचा कर बैठा हुआ है, तो मैसेज है तो ये मैसेज PTI वालों के लिए, इसलिए कि अगरचे जनरल बाजवा कौमी मुजरिम है, उसने मुस्लिम लीग की हुकूमत ख़त्म की, जैसे कि इमरान खान ने मान लिया अपनी इस रेट में, लेकिन इस वक्त हुक्मरान जमातों और मुस्लिम लीग की तोपों का रुख जो है वो फिल वक्त जनरल बाजवा की तरफ नहीं है, वो जनरल फैज़ की तरफ है, जिसकी शामत बस किसी वक्त भी आ सकती है। तो इस वक्त बाजवा पर जो गालम गलोच का तूफ़ान है वो PTI की तरफ से है। अगरचे हम जैसे लोग जनरल बाजवा को बहुत बड़ा मुजरिम और बेसिक क्रिमिनल समझते हैं, लेकिन इस वक्त जो तनकीद का रुख है वो बाजवा पर नहीं है। हालात की जो शक्ल आपके सामने है, इस वक्त वो बाजवा जो है PTI की तोपों के निशाने पर था। चुनांचे अगर ये सियासी मैसेज है PTI के सोशल मीडिया के ख़्याल में, मैं उनके ऊपर बात रख कर रहा हूँ कि अगर ये कुछ सियासी मैसेज है तो फिर ये PTI के लिए, ये मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, क्योंकि फिर वक्त मुस्लिम लीग नून बाजवा पर कोई ज़्यादा गोलाबारी नहीं कर रही। और एक सितम ज़रीफ़ ने यह भी तबसरा किया है, खैर अच्छा तबसरा है, उसने कहा है कि दरअसल बाजवा को इसलिए बुलाया गया यौम शुहदा की तकरीब में कि देखो ये सब तुम्हारा किया कराया है, जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। ये भी एक तबसरा है। नाज़रीन, फवाद चौधरी की PTI से अलहदगी पर ज़ाहिर है एक बड़ा शौक़ लगा PTI वालों को, क्योंकि वो उन बड़े नामों में से एक बड़ा नाम था जो इमरान खान का बॉडी पार्ट समझे जाते थे। तो आम तअस्सुर यही है कि फवाद चौधरी की पिटाई हुई, जेल में दबाव डाला गया, वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका। ये बात अपनी ठीक है, अपनी जगह ठीक है कि वो दबाव बर्दाश्त करने वाला आदमी नहीं है, लेकिन एक कहानी और सामने आई है जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि फवाद चौधरी ने किसी दबाव पर पार्टी नहीं बदली, बल्कि उसकी वजह एक झगड़ा था, वो झगड़ा जिसमें नौबत गालम गलोच तक जा पहुंची थी। हुआ ये है कि आपने वो ट्वीट देखा होगा, फवाद चौधरी की बेगम हिबा खानम है शायद उनका नाम, तो उनका ट्वीट देखा होगा कि खान साहब आपने जब गिरफ़्तार शुदगान का जिक्र किया तो फवाद चौधरी का जिक्र ना करके अच्छा नहीं किया, यूँ को अच्छा बदला नहीं दिया। ये एक ट्वीट था शिकवा आमेज़। तो इमरान खान ने इससे पहले फवाद चौधरी को ना फ़ोन किया, ना उसका हाल पूछा, बल्कि अपनी मीटिंग में वो जो इससे पहले इसकी मीटिंगों का सिलसिला चल रहा था, उस मीटिंग में इसने नाराज़गी ज़ाहिर की कि फवाद चौधरी के भागने की जो वीडियो बनी है बहुत बुरी लगी है, इससे पार्टी बदनाम हुई है। हालांकि क्या बदनाम हुई, हर कोई भागने के चक्कर में, इनमें से कौन है जो टिक सकता है। तो उसके बाद ये हुआ कि हिबा खातून ने, या उनका जो भी पूरा नाम मुझे नहीं याद, उन्होंने इमरान खान को फ़ोन किया और शिकवा किया। इमरान खान ने जवाब में कुछ तल्ख़ बात कर दी। फ़िरौन मिजाज तो है वो, किसी की इज़्ज़त का उसने आज तक मुजाहरा नहीं किया, वो तो हाथ मिलाना भी अपनी तौहीन समझता है, अपनी पार्टी के लीडरों से हाथ नहीं मिलाता।
उसने को तलख जवाब दिया, तो जो हिबा खातून थी वो भी जवाब में तलख हो गई और फिर दोनों तरफ से तलखी, फिर दोनों की तरफ से गालियों का तबादला हुआ। अंदाज़ा करें, हिबा खातून जो पार्टी की लीडर नहीं है, एक आम खातून है, फवाद चौधरी लीडर है, पार्टी का लीडर था, तो गालम गलोच तक बात पहुंची, तो जिस पर इमरान ने मुश्तइल होकर वो हिबा खातून का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उसने फवाद चौधरी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फिर फवाद चौधरी और हिबा खातून के दरमियान जो भी सलाह मशवरे हुए कि आंदलीब मिल के करें आहुजारियाँ, इस तरह का माहौल बना होगा, तो उसके बाद फिर फवाद चौधरी ने यकायक फैसला किया कि मैंने पार्टी को छोड़ देना है। अगर दबाव में उसने पार्टी को छोड़ना होता तो जिस रोज़ वो भागा था उसी रोज़ वो फैसला कर सकता था। ये मेरे पास दलील है कि ये जो वजह बयान की गई है गालम गलोच की, ये ज़्यादा सही है, इसलिए कि उसके पास पार्टी छोड़ने का बेहतरीन मौका था जब उसकी एक ज़मानत मंजूर होने के बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए फिर से पहुंची थी। वो वहां जाकर कह सकता था कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मुझे मज़ीद दोबारा गिरफ़्तार ना करो, ये मामला। अच्छा नाज़रीन, उल्वी की बात रह गई। वो जो यौम शुहदा की बात हो रही थी जिसमें बाजवा का जिक्र हुआ, उसके साथ उल्वी का जिक्र करना था, याद ही रहा। उल्वी को इस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाज़त नहीं दी गई। उल्वी ने कहा था कि मैं इस तकरीब में आकर पाक फ़ौज को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। वजह ये थी कि उसे तो पता है कि अब उसकी छुट्टी होकर रहेगी, तो वो एक आखिरी कोशिश उसने की कि अगर मैं कोई इस तकरीब में आकर कोई ऐसा खिताब कर दूँ। ज़ाहिर है जिस तकरीब में सदर मुमलिकत आए तो प्रोटोकॉल के लिहाज से भी, ज़वाबत के लिहाज से भी उसमें आर्मी चीफ़ का अगर खिताब होगा तो इसका भी खिताब होगा। तो मैं ऐसा खिताब करूँगा जिससे फ़ौज का गुस्सा मेरे बारे में कम हो जाए। लेकिन जनाब उसे आने की इजाज़त नहीं दी गई और कहा कि ज़ाहिर है क्या कहा होगा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि जो फ़ौज उल्वी को दहशत गर्द पार्टी का सरप्रस्त समझती है, और नाज़रीन ये उल्वी ख़ुद भी दहशत गर्द है, इसमें कोई शुबा नहीं है। अगरचे इस मौजूदा दहशत गर्दी में इसका लिंक था या नहीं था अभी वाज़े होना है, लेकिन 2014 में इसने PTV की इमारत पर हमला किया था, जो उतना ही संगीन जुर्म है जितना कि संगीन जुर्म पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को तबाह करके किया गया। तो अगर उल्वी को 2014 के इस कारनामे पर फांसी दे दी जाती तो मेरा ख्याल है ये 9 मई के वाक़यात होने ही नहीं थे। चुनांचे रियासत अपनी इस गलती को भी समझ रही है कि उल्वी को 2014 में फांसी ना देकर एक गफलत की गई और जिसका नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।